हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लॉ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ सारे ही PYQs इसी वीडियो के अंदर इंक्लूडेड होंगे। जितने भी आपको इस PPT पे क्वेश्चंस मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, प्लस उसमें PYQs यानी पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं आपके यूनिवर्सिटी में आए हैं उनके क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो सारी चीज़ें आज कवर हो जाने वाली है, 1% भी आपका बचेगा नहीं। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा और मेरी बातों को सुनते रहे तो आपकी नैया पार हो जाएगी बिजनेस लॉ की, बड़े आराम से पार होगी। ठीक है, और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाओ और उसे ज्वाइन करो और ये PDF का एक्सेस ले लो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ नॉइसेज आए, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और दूसरी बात ये कि देखो, सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो इस वाले एग्ज़ाम में 10,000 है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा, बस सब्सक्राइब करके और वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। और यूट्यूब अपना वन एंड ओनली एक ही है, अमन तिवारी वाला, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वैसे भी वीडियोस लंबी होती है वन शॉट वाली। ठीक है, वन शॉट में ही सारा कवर है इसे। देखो, बिजनेस लॉ से पहले भाई थोड़ा नेसेसरी टर्म्स जान लो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। बिजनेस लॉ के अंदर जितने भी नेसेसरी टर्म्स होते हैं वो जान लेते हैं। Business law deals with the rules that control trade, commerce, industry. It ensures that business activities are carried out fairly and legally. Some important term are, देखो पहली बात तो बिजनेस लॉ क्या होता है ये चीज़ समझ लेते हैं। बिजनेस लॉ डील करता है ट्रेड में, ठीक है। बिजनेस लॉ डील करता है कॉमर्स के साथ। बिजनेस लॉ डील करता है इंडस्ट्री के साथ। ये ध्यान रखता है कि जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो फेयरली और लीगली तरीके से हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लॉफुल तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, ये हमारा कौन देखता है, बिजनेस लॉ देखता है। ठीक है, अब इसमें कुछ ज़रूरी टर्म्स आते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट, और ये बेसिकली ये जो बुक है ना, ये इसका जो बेस है वो कॉन्ट्रैक्ट ही होने वाला है। देखना अभी आप आगे चल के क्वेश्चंस भी पढ़ोगे तो, अ लीगली इनफोर्सेबल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और more persons। एग्जाम्पल, इफ़ A agrees to sell his bike to B फॉर 40,000 इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब एक लीगली इन्फोर्सेबल, कहने का मतलब है आपके और मेरे बीच में, मान लो मैंने किसी चीज़ का प्रॉमिस किया आपको। ठीक है, मैंने आपको अभी बस प्रॉमिस किया है कि हाँ चल तेरे को मैं ये चीज़ बेचूंगा इतने रुपए में, तो ये बस मैंने प्रॉमिस किया। बट अगर ये चीज़ लॉफुल यानी कानून की नज़रों में आ जाती है और ये कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल हो जाती है तो वो चीज़ एग्रीमेंट बन जाएगी। समझ में आया? मतलब किसी तरीके का अगर कमिटमेंट है और वो अगर लॉफुल हो गया, मतलब कानून की नज़र में आ गया, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए एग्री होता है अपनी बाइक को बेचने के लिए बी को कितने रुपए में, 40,000 में, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब एग्रीमेंट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक तरीके से एग्रीमेंट ही होता है। एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस डेट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, हायरिंग अ हाउसमेड फॉर 5,000 अ मंथ। अब देखो, कोई सा भी ऐसा प्रॉमिस, मतलब वो कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है, वो हमारा होता है एग्रीमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ, अभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा। ठीक है, मैं आपको 20,000 रुपये देने वाला हूँ। अभी मैं आपसे कह नहीं रहा, अभी मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ना ये कानून की नज़रों में आया। तो वो जो कमिटमेंट है मेरा, वो जो प्रॉमिस है जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा, वो हमारा एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब है रिटर्न में कुछ देना। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको एक पेन दिया तो आपने मुझे क्या दिया, एक ट्रॉफी दे दिया, तो ये होता है कंसिडरेशन। यूजुअली मनी और गुड्स, यूजुअली मनी होता है या फिर गुड्स भी हो सकता है। डेट मेक्स द प्रॉमिस वैलिड। आया समझ? अब देखो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, हम कुछ रिटर्न में दे रहे हैं, वो कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, जो कि एक प्रॉमिस को वैलिड बनाता है। ठीक है, तो प्रॉमिस कब किया जाता है, जब आप प्रॉमिस किसी से कब करोगे, जब उस तरफ से भी कुछ मिल रहा हो तभी प्रॉमिस करते हो, तो वो चीज़ कंसिडरेशन है। ठीक है, अब एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है कि वो बात, वो प्रॉमिस जिसके ऊपर, जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जब ये एग्रीमेंट ही लॉफुल बन जाएगा तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह देंगे। आया समझ? ये 3 टर्म्स और कुछ टर्म्स हैं जो हम समझ लेते हैं। बेलमेंट क्या होता है,
डिलीवरिंग गुड्स फॉर सम पर्पस विद द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग देम। मतलब हम किसी गुड्स को दे रहे हैं, किसी सामान को, अपने सामान को अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन है, वहाँ पे एक पर्पस है कि वो हमें रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कुछ समय के लिए या फिर किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम किसी अपने सामान को डिलीवर कर रहे हैं तो वो हमारा बेलमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल, गिविंग क्लॉथ टू अ ड्राई क्लीनर। अब ड्राई क्लीनर को आप देते हो या फिर आप जब धोबी काट अपने कपड़े भेजते हो तो क्या वो वहीं रह जाते हैं? नहीं ना, वो वापस आते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बेलमेंट कहलाती है। लियन क्या होता है? द राइट टू रिटेन गुड्स अंटिल ड्यूज आर पेड। मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपने ड्राई क्लीनर के पास पैसे दिए, सॉरी कपड़े दिए, ड्राई क्लीनर के पास कपड़े दिए लेकिन आप उसके पैसे नहीं दे रहे हो, तो उसके पास ये राइट है कि वो आपके पैसे कपड़ों को तब तक रख सकता है जब तक आप पे नहीं कर देते, जब तक आप पैसे नहीं दे देते। तो इसे कहते हैं लियन। समझ में आया दो चीज़? एग्जाम्पल, मैकेनिक कीपिंग अ कार अंटिल रिपेयर चार्जेज आर क्लियर। ठीक है, आपकी जो बुलेट है मान लो वो गैरेज में गई हुई है, आपने ठीक करवा लिया लेकिन आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो वो तब तक वहाँ पे रख सकता है अपने पास उस बुलेट को, उसके पास ये अधिकार है जब तक वो चार्जेस आप पे नहीं कर देते। पार्टनरशिप, अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर टू और मोर पीपल एग्री टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, एक ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट, एक बिजनेस स्ट्रक्चर जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री हो एक दूसरे के साथ क्या करने के लिए, प्रॉफिट शेयर करने के लिए, काम बांटने के लिए या जो भी। ठीक है, एग्जाम्पल, फ्रेंड्स आर स्टार्टिंग अ कैफ़े। ठीक है, दो फ्रेंड है वो स्टार्टिंग, क्योंकि कॉलेज की लाइफ में आपने भी कई बार सोचा होगा दोस्तों के साथ कैफ़े स्टार्ट करने का। एलएलपी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अ मॉडर्न बिजनेस फ्रॉम वेयर पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी लाइक शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एलएलपी क्या होता है बिल्कुल डिटेल में, अभी के लिए से रहने देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन अ वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है डिटेल में समझते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ। ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है अभी बताया था, मतलब एक कोई सा भी प्रॉमिस जिसके बेस पे हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं वो एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रॉमिस समझ लो। ठीक है, एक ऐसा प्रॉमिस जो कि इन्फोर्सेबल हो लॉ के नज़र में। ठीक है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग भी आपको उसे पूरा करना पड़ेगा, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट हैव सर्टेन एलिमेंट्स सच एज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो मैं ये चीज़ समझाता हूँ आपको धीरे धीरे, ये बेसिक धीरे धीरे करेंगे, बाकी आगे फास्ट होते रहेंगे। एक एग्रीमेंट को एक एग्रीमेंट, यहाँ पे जो प्रॉमिस लिखा हुआ है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, तो उसके लिए कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सबसे पहली चीज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब मैंने कोई चीज़ ऑफर की और उधर से एक्सेप्ट हुआ है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस है, तो वो क्या होता है, मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं आपको एक पेन ऑफर कर रहा हूँ कि हाँ भाई ले तू ये पेन ले और मुझे 20 रुपये दे दियो और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, बट आपको पेन चाहिए ही नहीं, मैं ऑफर कर रहा हूँ बट यू विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, पेन एक्सेप्ट करोगे ही नहीं आप। तो यहाँ पर पहली चीज़ ऑफर और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब है किसी भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। मतलब जैसे मान लेते हैं कि जैसे पुराने ज़मानों में देखा होगा आपने कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे वो गरीबों के साथ क्या करते थे, उनकी पूर्वज की ज़मीन छोटे या कम दामों में उनको पे करके और उनकी ज़मीन ले लेते थे, तो उनके ऊपर दबाव रहता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों पार्टी के बीच में किसी के ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए, दोनों फ्री होने चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब लॉफुल का मतलब है कि अब भाई लॉफुल कानूनी तरीके से बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो रहा हो, इनजस्टिस ना हो रहा हो किसी के साथ, ना आपके साथ ना आपके सामने वाले के साथ। ठीक है, ये किसी तरीके की इलीगली कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया जा रहा हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, ठीक है, मतलब दोनों पार्टी की कैपेसिटी भी देखेंगे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपकी शादी हुई। ठीक है, आपकी शादी हुई और आपकी बीवी ने एलिमनी में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर बनवाने के लिए एलिमनी में मान लिया आपसे 5 करोड़, अब आप तो 15,000 रुपये ही कमाते हो महीने के, तो कैपेसिटी तो है नहीं आपकी, तो दोनों पार्टी की कैपेसिटी को भी देखा जाएगा। एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब पूरी तरीके से लॉफुल होना चाहिए, जो भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि लॉफुल हो। ठीक है, एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10 लाख रुपीज़।
ठीक है, बी एक्सेप्ट, बी ने एक्सेप्ट किया तो ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्टेंस दिखाया मतलब एक्सेप्ट किया, दिस बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? बहुत ईजी और बहुत बेसिक तरीके से समझाया टाइम लेके। अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इज वन विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ, इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट एंड नाइदर पार्टी कैन क्लेम अंडर इट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, वॉइड का मतलब ही होता है एक तरीके से जीरो, ठीक है, नल, जीरो या कह सकते हैं नल, ठीक है, मतलब उसका कुछ भी महत्व ही नहीं है, कुछ अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनफोर्सेबल लॉ के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में लेकर जाते हो तो कोर्ट विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, एग्जाम्पल, a contract to perform an illegal activity like smuggling is void. Similarly, a contract made with a minor is void ab initio, invalid from the beginning. ab initio का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। पहले ये समझो, मान लो ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी के साथ, ठीक है, वो इलीगल एक्टिविटी करने का, स्मगलिंग करने का, तो पहले से ही अनवॉइड हो गया, मैं सॉरी वॉइड हो गया, पहले से ही वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि लीगल होना चाहिए, मैंने अभी बताया था। ठीक है, वैसे ही दूसरा, माइनर के साथ किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, 18, अगर 18 साल से नीचे के किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो भी शुरू से ही, एब इनिशियो का मतलब होता है इनवैलिड हो जाएगा बिगिनिंग से ही। समझ में आया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ अ वैलिड एंड इनफोर्सेबल अनलेस द एग्रीव्ड पार्टी चूजेस टू अवॉइड इट। इट यूजुअली अराइजेज व्हेन कंसेंट ऑफ वन पार्टी इज नॉट फ्री ड्यू टू कोएर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। ठीक है, इफ अ पर्सन साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द थ्रेट ही कैन लेटर कैंसिल इट। देखो, मान लेते हैं कि अगर मान लो मैंने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है किसी के दबाव में आकर, ठीक है, अभी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है बट कल को मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर दबाव था, मैं थ्रेट के अंदर था, तो इसे कहेंगे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? मतलब वैलिड है, ठीक है, इन्फोर्सेबल भी है, लेकिन तब तक जब तक एग्रीव्ड पार्टी उसे खुद कैंसिल नहीं कर देती। ठीक है, मतलब जिसने खुद कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो अगर उसने कैंसिल कर दिया तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, आया समझ? 10। अब एक छोटा सा समझ लेते, डिफरेंस क्या है? अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है, वाइल अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अंटिल कैंसल्ड बाय द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री। ठीक है, मतलब वो वैलिड तो है जब तक, कब तक? जब तक वो पार्टी खुद कैंसिल ना करे जिसके ऊपर मतलब किसी तरीके का दबाव था। समझ में आया? नाउ, राइट ऑफ ए बेली इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। ठीक है, अब बेली क्या होता है और बेलर क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं हम। अ बेली इज अ पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस विद एन ऑब्लिगेशन टू रिटर्न दैम वंस पर्पस इज ओवर। ठीक है, अब बेली वो होता है जो जिसके पास आप गुड्स दे रहे हो, ठीक है, जिसके पास आप गुड्स दे रहे हो अपने किसी पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कुछ टाइम के लिए अपने गुड्स को दे रहे हो, तो वो होता है बेली। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था धोबी घाट में आप जाकर देखोगे तो जो धोबी अंकल होंगे, जो धोबी भाई साहब होंगे, वो होंगे बेली। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे सोडी भाई की फ़ोटो लगाई हुई है और बीड़े भाई की फ़ोटो लगाई है। बीड़े भाई की स्कूटर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, सखाराम में, जिसका नाम सखाराम है। ठीक है, तो बीड़े भाई जाते हैं सोडी भाई के पास, बोलते हैं कि भाई मेरे सखाराम में दिक्कत है, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तू एक काम कर, मतलब इसे बना दे, इसे ठीक कर दे। सोडी भाई एकदम खुश होकर बोलते हैं हाँ ठीक है बना दूंगा। तो इस केस में क्या हो गए? सोडी भाई हो गए बेली, क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सामान रखा गया है। ठीक है, इफ द बेलर, अब बेलर कौन होता है? ऑनर ऑफ गुड्स। सखाराम का ऑनर कौन है? स्कूटी का ऑनर कौन है? वो है हमारे बीड़े भाई साहब। ठीक है, समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट? बीड़े ने जाकर सोडी को अपना स्कूटर दिया है कि भाई ले तू बना दे। ठीक है, और बनाने के बाद क्या करना होगा? सोडी वापस दे देगा। तो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, पर्पस के लिए रखा है, सॉरी। तो ये हुआ बेली, बेली, और ये हुआ बेलर। ठीक है, सॉरी। does not pay charges for the services of the bailey has the right of lien। अभी lien का मतलब क्या बताया था? मतलब अगर उसे पैसे नहीं मिले हैं तो वो सामान रख सकता है। अगर बीड़े भाई सोडी को अगर स्कूटर बनाने के पैसे नहीं मिले तो वो क्या करेगा? स्कूटर अपने पास रख लेगा, उसे ये राइट है। ठीक है, तो इसे कहते हैं राइट ऑफ लिएन। समझ में आया? अंडर दिस राइट द बेली कैन रिटेन द गुड्स अंटिल द पेमेंट इज मेड। ठीक है, जब तक पेमेंट नहीं मिल जाता सोडी अपने गैरेज में ही रखेगा बीड़े का स्कूटर। ठीक है, दिस राइट प्रोटेक्ट द बेली अगेंस्ट लॉस। अब इसको प्रोटेक्ट करता है, बेली को प्रोटेक्ट करता है लॉस के, मतलब इसे भी तो लॉस हो जाएगा ना। खुद सोचो, इसके यहाँ कितने सारे मजदूर होंगे, कितने सारे मैकेनिक होंगे। हाउ एवर द बेली कैन नॉट यूज द प्रोडक्ट,
मतलब गुड्स। अब ऐसा नहीं है कि सोडी भाई जो हैं वो खुद उठाएंगे स्कूटर और लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे। वो उसका यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ उसे रिटेन कर सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं, उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ही कैन ओनली होल्ड दैम अनटिल हिज लॉफुल चार्जेस आर पेड। मतलब कानूनन तरीके से उसके जितने चार्जेस होंगे जब तक वो पे नहीं हो जाते तब तक सोडी भाई यानी जो बेली है वो रख सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज ऑफ फॉर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर मान लो परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, अब आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप बोल दोगे कि भाई मेरा परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था, तो ये एक एक्सक्यूज़ नहीं है। भाई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको करना पड़ेगा, आप क्या ड्रामा है। ठीक है, आप समझते हैं। द जर्नल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपको पता है क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पर ऐसे मतलब वो लगे होंगे, क्या कहते हैं उसे, इन्वर्टेड कॉमा दोनों तरफ, और यहाँ पे लिखा होगा कमेंट। ठीक है, या ओपिनियन दीजिए अपना खुद का, तो आपको ओपिनियन क्या देना है, ओपिनियन पहले खुद का डेवलप करो, फिर आप वहाँ पे जाके दे आओगे। और एक और बात, जिनकी भी आंसर राइटिंग कमज़ोर है, मैं हर वीडियो में हर ईयर में बोलता हूँ, जिनकी भी आंसर राइटिंग कमज़ोर है वो एक बार बुक रीडिंग या पीडीएफ है उनके पास, पीडीएफ रीड करके जाए, या जो मैंने ये दे रखा है ना इसी को एक बार रीड करके जाए। जिनकी भी रीडिंग कमज़ोर है और मेरी बातें सुने बस। द जनरल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज डैट वंस अ पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस, ठीक है, ही मस्ट परफॉर्म इट। एक जनरल रूल ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है तो आपको लॉफुल कानून की नज़रों में मतलब कानूनन उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये तो mere difficulty, inconvenience और increased cost is not an excuse for non performing। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अभी एक बंदा है जिसका नाम है सखाराम। ठीक है, एक बंदा है जिसका नाम है सखाराम और ये है बीड़े भाई साहब। ठीक है, जो तारक मेहता नहीं भी देखते हो उनके लिए भी समझा रहा हूँ, ये एक बीड़े नाम का बंदा है और ये है सखाराम। ठीक है, अब बीड़े ने बोला कि मुझे अपनी सोसाइटी में पेंट करवाना है, कलर का काम करवाना है। ठीक है, अब बीड़े ने क्या किया, इसको 2 लाख रुपए दिए सखाराम को, बोला कि 2 लाख में हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तू मेरा सोसाइटी का काम करके दे दे। इसने बोला ओके ठीक है, मैं 2 लाख में साइन कर देता हूँ। अब इसने साइन कर दिया। ठीक है, बट अब थोड़े दिनों बाद सखाराम आके बीड़े से कहता है कि बीड़े भाऊ मेरे ना 2 लाख से ज़्यादा यानी 2.5 लाख रुपए लग गए, 2.5 लाख रुपए लग गए कलर के काम में। तो एक बात बताओ, अब 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं तो मैं कलर का काम नहीं कर पाऊंगा। तो एक बात बताओ, इंक्रीज्ड कॉस्ट एक एक्सक्यूज़ नहीं होता नॉन परफॉर्मेंस का। ठीक है, उसे 2 लाख में ही करना पड़ेगा, वो बहाने नहीं बना सकता। वो उस समय बोल सकता था जब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसे उतने में ही परफॉर्म करना पड़ेगा, उतने में ही काम करके देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर बी, later cement prices rise sharply and the contractor claims that is difficult to continue। ठीक है, ये भी समझ सकते हो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई मैं तुम्हारे बिल्डिंग बना के दूंगा। ठीक है, लेकिन सीमेंट की प्राइस बाद में जाके इंक्रीज़ हो गए, तो कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं कह सकता कि भाई इंक्रीज़ हुआ है तो मेरा बनाना मुश्किल हो रहा है, उसे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, उसे बनाना ही पड़ेगा, वो उतने में ही, उतने बजट के अंदर। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। एक सेकेंड गाइज, पेन इज़ नॉट वर्किंग। हाँ ठीक है। हाउएवर द परफॉर्मेंस बिकम्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, द कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज। अब देखो, जैसे मान लेते हैं बीड़े भाई की सोसाइटी जो है, सोसाइटी ही गिर गई। ठीक है, सोसाइटी ही गिर गई पूरी। अब कौन सा ऐसा सखाराम होगा जो दोबारा मतलब गिरी हुई सोसाइटी पे पेंट करेगा? नहीं ना। तो ऐसा कुछ हो जाए कि बिल्कुल इम्पॉसिबल ही हो जाए, जो ह्यूमन के कंट्रोल में ही नहीं हो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए देता हूँ, आपने क्या किया, एक डिलीवरी मैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई तू मेरे सामान को डिलीवर करेगा रोज़ रोज़ मेरे चाचा के घर पे। ठीक है, उसने बोला ठीक है, बट उसी वक्त कोरोना जैसे कुछ सिचुएशन आ गई। ठीक है, कोविड जैसा कुछ सिचुएशन आ गया, तो उस समय पे क्या होगा, बेचारा वो घर से तो निकलेगा नहीं क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। तो जब ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर ही हो गया कुछ, तो उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये भी समझ लो, अगर आया ना शॉर्ट नोट में लिख लेना कि इसे क्या कहते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब ये नीचे पढ़ सकते हो, वही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, The Sale of Goods Act 1930 defines goods under Section 2(7)
एज एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ठीक है। गुड्स इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड पर्सोनल बिलोंगिंग्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्ट है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें जो डेफिनेशन दी गई है गुड्स की, वो बोला गया है हर तरीके के मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी तरीके का मूवेबल सामान, वो क्या आता है, गुड्स में आता है, ठीक है। क्या आता है, गुड्स में आता है। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, मतलब जो स्टॉक अभी हमारे ट्रेड के बीच में हो, रॉ मटेरियल जिससे हम अभी सामान बनाएंगे, या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट हो चुका हो, या आपके खुद के सामान मशीनरी, वो भी गुड्स में ही आएगा, ठीक है। आया समझ। टाइप ऑफ गुड्स आर, गुड्स के कुछ टाइप है। एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स दैट आर ऑलरेडी ओन्ड एंड पोसेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल बुक्स इन स्टोर, मतलब वो गुड्स जो कि पहले से ही ओन्ड है या पोसेस्ड है, मतलब पहले से ही किसी की, मतलब सेलर के हैं, ऐसा समझ सकते हो, पहले से ही सेलर के हैं जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। मतलब जैसे मान लो मैं बुक के स्टोर पे गया और मैंने बोला सर मुझे बुक चाहिए, या ये बुक चाहिए क्लास 12th की, तो उस समय पर कॉन्ट्रैक्ट, उस समय पर मतलब एट दैट टाइम जब मैं उससे बोल रहा हूँ और बुक खरीदने वाला हूँ, तो उस समय पर गुड्स किसके पास है, उसके पास है। बुक गुड्स किसके है, उसके है। कौन ओन करता है, वो ओन करता है, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो गए। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, गुड्स दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड लेटर, एग्जाम्पल अ कॉन्ट्रैक्ट टू वीट क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैं किसान हूँ, ठीक है, मैं मार्केट में गया, मैंने बोला यार कौन सी चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो एक मेरे को भाई साहब मिले, उन्होंने बोला कि तू भाई ये काम कर, तू किसान है ना, तू मेरे लिए वीट उगा, ठीक है, वीट उगा, मैं तेरे से खरीदूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तूने अब मेरे से तू खरीदेगा। मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अभी दोनों के पास गुड्स नहीं है, ना मेरे पास है ना उसके पास है। अभी मैं उसे उगाऊंगा अपने ज़मीन पर जाके, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड लेटर, बाद में वो मैन्युफैक्चर करके उसे दूंगा ना, तो ये फ्यूचर गुड्स हो गया, ठीक है। कंटीजेंट गुड्स, गुड्स दैट डिपेंड ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, सेल ऑफ फिश डिपेंडिंग ऑन द डेज कैच। कहने का मतलब है कंटीजेंट गुड क्या होता है कि वो गुड्स जो कि आगे के फ्यूचर में डिपेंड है, मतलब सॉरी आगे के इवेंट पे डिपेंड है। जैसे आप कितनी मछली बेचोगे, ये किस चीज़ पे डिपेंड है, आप कितनी पकड़ पाओगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप शिकार पे गए, ठीक है, अब आप और आपका मांस मछली बेचने का ही बिजनेस है, ठीक है, तो आप अगर जंगल में गए तो आप कितने मांस बेचोगे, ये किस पे डिपेंड है कि आप कितने जानवर पकड़ पाओगे। समझ में आ रहा है। तो कंटीजेंट गुड, फ्यूचर गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड अनपेड सेलर्स लियन, ये क्या होता है समझते हैं। अनपेड सेलर क्या होता है, इज़ वन हु हैज़ नॉट रिसीव्ड द फुल प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अनपेड सेलर होता है जिसको अपने गुड्स का पूरा प्राइस नहीं मिला है। मतलब अगर मैं बुक खरीद के लाया, ठीक है, बुक खरीद के लाया और मैंने अंकल को सिर्फ 20 रुपये दिए और बुक थी 50 रुपये की, तो वो सर मतलब वो जो अंकल हैं वो अनपेड सेलर हो गए, ठीक है, उनको पूरा प्राइस नहीं मिला। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट गिव्स हिम स्पेशल राइट्स, अब उनके पास एक स्पेशल राइट है, राइट ऑफ लियन। बता चुका हूँ राइट ऑफ लियन क्या है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है, इसे समझते हैं। इफ़ द गुड्स आर इन ट्रांजिट द बायर बिकम्स इनसॉल्वेंट, द सेलर कैन स्टॉप देयर डिलीवरी, मतलब कि अभी गुड्स जो है पूरी तरीके से गए नहीं है, पूरी तरीके से डिलीवर नहीं हुए हैं, और उसी समय बायर ने अपनी औकात दिखा दी है, मतलब सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, मतलब बायर ने बता दिया है कि भाई मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो उस समय पर सेलर जो है वो डिलीवरी रोक सकता है, ठीक है, बिल्कुल डिलीवरी रोक सकता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जेठा भाई का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो लच्छू राम, उम्मीद है आप जानते होंगे अगर आप टीम क्यूसी लवर हैं तो, लच्छू राम को माल भेजने वाले थे, ठीक है। कितने भेजने वाले थे, 50 एलईडी टीवी भेजने वाले थे। बट लच्छू राम आते हैं और लच्छू राम कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, मेरे पास पैसे तो नहीं है, हैं, मतलब आपके एलईडी के पैसे देने के, लेकिन इसके बदले मैं कुछ और कर दूंगा, ये वो बहाने मारने लगते हैं। अब जेठालाल तो मूड गर्म हो जाता है इनका, ठीक है। जेठालाल कहते हैं नहीं ऐसा कर नहीं चलेगा, तो उस समय पर क्या करते हैं जेठालाल, डिलीवरी रोक देते हैं। तो इसे कहते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। समझ में आया। इफ गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक एंड बायर बिकम्स बैंकरप्ट, द सेलर कैन ऑर्डर द ट्रक ड्राइवर टू नॉट टू डिलीवर। समझ में आया, पूरी चीज़ समझ में आ चुकी है आपको। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज कंसिडर्ड एन extension of lien because it continues to protect the seller even after goods have left his possession। कहने का मतलब है यहाँ पे
कि ये जो लियन है, राइट ऑफ लियन, इसी का एक्सटेंशन फॉर्म कौन सा है? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। समझ में आया? अगर ये समझ में नहीं आया एक्सटेंशन वाला पॉइंट तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। एक सेकंड मैं वो ढूंढ लूँ। हाँ, एलएलपी क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर वो सब समझेंगे। एलएलपी बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही डेंजर टॉपिक है बिजनेस लॉ में। सारे क्वेश्चन यहीं से फूटने वाले हैं ज़्यादातर, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। A limited liability partnership is a business form introduced by the LLP Act 2008. It is separate legal entity like a company but provides the operational flexibility of a partnership. अब होता क्या था देखो, कंपनी और एक होता है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। एक होता है कंपनी और एक होता है हमारा पार्टनरशिप फर्म, जो आप क्लास 12th में पढ़ के आ चुके हो अगर आप 12th के स्टूडेंट रहे हो तो, कॉमर्स की, ठीक है। ये हमने वॉल्यूम 1 में पढ़ा था, ठीक है, और ये हमने वॉल्यूम 2 में पढ़ा था, शेयर वाला चैप्टर, ठीक है। ये दोनों चीज़ आप पढ़ के आ चुके हो। तो एक होती है कंपनी और एक होती है पार्टनरशिप फर्म। तो कंपनी किसी किसी तरीके के बेनिफिट अपने में इस्तेमाल करती है, ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म जो है किसी न किसी तरीके के बेनिफिट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कंपनी भी किसी तरीके का नुकसान झेलती होगी और पार्टनरशिप में भी नुकसान होते हैं। तो भाई फिर लोगों ने डिसाइड किया, लोगों ने, इस एक्ट ने डिसाइड किया कि हम एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूस करेंगे जो होगा एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी समझाता हूँ और चीज़ें, फीचर्स पहले देख लेते हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाई रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट हो जाएगा। लिमिट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट रिस्क फॉर बिजनेस डेट्स। अब देखो उसमें फ़ायदा सबसे पहला क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है भाई। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है उतना ही आपका नुकसान होगा। आपके पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे, अगर कंपनी कल को डूब जाती है तो आपके पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे कहीं पे भी। इट एज परपीचुअल सक्सेशन मीनिंग इट कंटिन्यूज इवर पार्टनर चेंज, ठीक है। कहने का मतलब है परपीचुअल सक्सेशन का मतलब कि ये पूरी बिल्डिंग है, ठीक है, मान लो ये एप्पल कंपनी है, ठीक है। अब एप्पल कंपनी का जो मालिक है वो कल को मर जाता है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी ना, उसका बेटा आएगा या फिर कोई और आएगा, फिर वो मर जाएगा तो उसका बेटा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ते ख़त्म नहीं होते, मुसाफिर चले जाते हैं। कहने मतलब कंपनी यही रहेगी, मालिक बदलते रहेंगे, तो परपीचुअल सक्सेशन ये होता है। इट इज़ मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू एन एलएलपी एग्रीमेंट। ये पूरी तरीके से मैनेज होता है एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A group of architects forming an LLP will enjoy limited liability while running their practice with partnership style flexibility. LLPs are especially useful for professional and small businesses, ठीक है। तो LLP में बेसिकली क्या होता है, वो कई सारी चीज़ बेनिफिट्स उठाता है कंपनी के और कई सारे बेनिफिट्स उठाता है पार्टनरशिप के, ठीक है। पार्टनरशिप का सबसे मेन बेनिफिट क्या उठाता है, सॉरी कंपनी का, वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, कि इसमें उसके पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे। अब हम समझ लेते हैं एक बार डेजिग्नेटेड एलएलपी मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी। अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ पार्टनर इन एलएलपी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस विथ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब देखो कंप्लायंस होता है, पता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कंपनीज़ के अंदर जो लीगली परफॉर्म होनी चाहिए, वैसे तो सारी होनी चाहिए बट रिक्वायरमेंट्स होती है ना लीगली, जैसे कंपनी के पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यहाँ से रजिस्टर होने चाहिए, यहाँ के लाइसेंस होने चाहिए। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स होते हैं कंपनी के, उनसे जो डील करता है ना, वो उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर। सॉरी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है इसकी, सॉरी पहले आगे पढ़ लेते हैं। अंडर द एलएलपी एक्ट 2008 एवरी एलएलपी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वन ऑफ हुम मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। कहने का मतलब ये है एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली बात तो ये होगी कि हर एक एलएलपी के पास 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, और अगर आपके पास उनमें से एक, ये जरूरी है, नेसेसरी है कि उनमें से एक इंडियन हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप दोनों इंडियन रखोगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो और बढ़िया है, बट एक तो होना ही चाहिए। अब दोनों अंग्रेज नहीं होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, अ डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी एन इंडिविजुअल, कंपनी नहीं होनी चाहिए। आप मान लो किसी एजेंसी को ही हायर कर लिया मेरे डेजिग्नेटेड पार्टनर बना के, ऐसा नहीं होता है, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। मस्ट नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर लॉ, ठीक है, लॉ की नज़रों में अच्छा बंदा होना चाहिए, कोई मतलब कानून उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई ना चल रही हो। एंड मस्ट ऑब्टेन अ डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, DPIN,
ये एक नंबर होता है जो अभी हम समझेंगे आगे, तो उसके पास ये होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज इन ए ईयर। मतलब एक साल में जो 182 दिन, 182 दिन इंडिया के अंदर रह रहा हो, वो एक होना चाहिए। दोनों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देयर रोल इज सिमिलर टू डैट ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। मतलब एक LLP में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, उसका जो रोल होता है वो सिमिलर किससे होता है, जो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर सुना होगा ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं सुना तो। दे इंश्योर प्रॉपर फिलिंग ऑफ अकाउंट्स, रिटर्न्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। इफ़ दे फेल इन दीज ड्यूटीज दे कैन बी पर्सनली लाइबल फॉर पेनल्टीज, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला काम है बट भाई, आपको अकाउंट्स का सारा जिम्मा उठाना है, आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसका पूरा जिम्मा उठाना है। और अगर कुछ भी गलती हुई तो भाई आप ही पेनल्टी पे मारे जाओगे, आपके ऊपर ही। प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ फर्म इनटू LLP। एक फर्म है जिसको हम LLP बना रहे हैं, तो क्या प्रोसेस है उसका और क्या इफेक्ट होने वाला है। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फॉर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म्स टू बी कन्वर्टेड इनटू LLPs। एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, हाँ जी, आप करवा सकते हो। Thus, this provision is very beneficial for small businesses because it allows them to continue their business with the advantage of limited liability without disturbing ongoing operations. अब देखो होता क्या है, मान लो मैं और मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों ने कहा कि भाई बिजनेस करेंगे, ठीक है भाई, बिजनेस करेंगे। बहुत मुश्किल से 50-50 हज़ार रुपये उठा कर लाए हम लोग कि ये दोनों का मिला के 1 लाख हो जाएगा। कुछ ना कुछ छोटा मोटा LLP खोलेंगे। अब LLP क्यों खोलना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कल को लोन जो ले रहे हैं ना बिजनेस पे, अगर हम बैंकरप्ट हुए तो पापा मम्मी के जो घर में सामान रखे हैं वो ना उड़ने लगे, या हमने जो एक पर्सनल एसेट्स बनाया वो ना उड़ने लगे। इसीलिए हमें ये वाला बेनिफिट एंजॉय करना है। कौन सा? लिमिटेड लाइबिलिटी वाला। इसी वजह से हम LLP खोलेंगे। समझ में आया? प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन। प्रोसीजर क्या है? द पार्टनर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म मस्ट गिव देयर कंसेंट टू कन्वर्ट इनटू LLP NL। कितने भी पार्टनर है एग्जिस्टिंग फर्म में, अभी जो आपकी फर्म है, कितने भी पार्टनर्स हैं, वो अपना कंसेंट देना चाहिए। मतलब उनको अपना कंसेंट जरूरी है देना। उनकी मर्जी होगी सबकी, तभी LLP में कन्वर्ट होगा। ऑल पार्टनर्स मस्ट अप्लाई फॉर अ डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सारे पार्टनर के ज़रूरी है कि वो अप्लाई करें DPIN के लिए और ऑब्टेन करें अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। ठीक है, अ नेम अप्रूवल मस्ट बी टेकन फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, नॉर्मली द नेम ऑफ द LLP शुड बी द सेम एज द एग्जिस्टिंग फर्म अनलेस इट इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, मतलब हो सकता है कि LLP की कैटेगरी में वो नाम जो हो वो अवेलेबल ना हो, तभी उस केस में आपका जो कंपनी का नाम है वो चेंज करना पड़ता है। वरना नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि जो आपकी पहली कंपनी है वही LLP बन के उभर जाती है। पार्टनर्स मस्ट फाइल इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स सच एज फॉर्म 17, एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन, LLP एग्रीमेंट एंड डिटेल्स ऑफ द पार्टनर विद द रजिस्ट्रार। देखो ये सारी चीज़ें मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, ये सारे प्रोसेस हैं आपको कैसे कन्वर्ट करना है अपने फर्म को LLP में। ठीक है, इफेक्ट देख लेते हैं। ऑन द इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द ओल्ड पार्टनरशिप फर्म स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। मतलब जैसे ही रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा, आपकी जो पहली पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऑल एसेट्स, प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द LLP। ठीक है, सारी चीज़ें, एसेट्स हो, प्रॉपर्टीज़ हो, लाइबिलिटीज हो, ऑब्लिगेशंस हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब LLP में ट्रांसफर हो जाएगा। ऑल एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट टर्म्स कंटिन्यू एज इफ नथिंग हैज़ चेंज्ड। ठीक है, मतलब वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा इन LLP में। LLP नाउ एन्जॉयज द बेनिफिट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स पार्टनर। ये तो लिमिटेड लाइबिलिटी अब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये देख लेते हैं भैया थोड़ा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ LLPs। ठीक है, द टैक्सेशन ऑफ LLPs in India has undergone changes since the introduction of the LLP Act in 2008. Initially, there was a confusion as to whether LLPs should be taxed as companies or partnership। शुरुआत में ये सोचा जा रहा था कि भाई LLP में जो टैक्सेशन लगाए वो कंपनी की तरह लगाएंगे, पार्टनरशिप फर्म की तरह लगाएं। However, the Income Tax Act 1961 provides the LLPs will be taxed in the same manner as partnership firm। ठीक है, अब हमें इनकम टैक्स 1961 बताता है कि भाई उसी तरीके से टैक्स लिया जाएगा इनसे जिससे पार्टनरशिप फर्म से लिया जाता है। टैक्स रेट
LLP is taxed at the flat rate of 30% on its total income प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस, ठीक है, जो कि हुआ 4% का, ठीक है. देयर इज नो सेपरेट टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स विच मेक्स LLP टैक्स एफिशिएंट. अब देखो यहाँ पे मजे वाली बात आ गई कि भाई LLP पे एक फ्लैट रेट जाएगा 30% का और उस पर प्लस किया जाएगा सरचार्ज और सेस जो कि 4% का होता है लगभग, ठीक है. अब उसके बाद जब पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब उस पर किसी तरीके का सेपरेट चार्ज नहीं लगेगा, सेपरेट टैक्स नहीं लगेगा, जिससे ही तो मज़ा आता है पार्टनर्स को LLP का, मतलब LLP का पार्टनर बनने में. वही तो बनाता है LLP को टैक्स एफिशिएंट, ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स अनलाइक कंपनीज वेयर डिविडेंड distribution tax was earlier applicable, profit of LLPs are taxed only once at the entity level. अब भाई कंपनी में क्या होता है, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी तो है, लिमिटेड लाइबिलिटी इंजॉय कर रहे हैं सब लोग, लेकिन जब आप इंडिविजुअली पार्टनर्स को प्रॉफिट देने जाओगे वहाँ से भी टैक्स काटा जाएगा, ठीक है. बट LLP में नहीं होता ऐसा. LLP में तो एक बार कंपनी के टैक्स से टैक्स ले लिया हमने, छोड़ दो भाई, आओ अब जीने दो इनको ज़िंदगी. When profits are distributed to partners, they are not taxed again in the hands of partners. This avoids the problem of double taxation. ठीक है, ये प्रॉब्लम को भी अवॉइड करता है जिसे हम डबल टैक्सेशन कहते हैं. अदर प्रोविजंस देखते हैं. LLPs कैन क्लेम डिडक्शंस फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट फॉर लोन्स. इसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं. डिडक्शन का मतलब होता है छूट, ठीक है, मतलब एक कटौती कह सकते हैं. Payments such as interest or salary made to partners are allowed or as deductions subject to certain condition under सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स. कहने का मतलब है कई सारे ऐसे पेमेंट या फिर मतलब डिडक्शंस हैं, अलाउड हैं इंटरेस्ट देने में या फिर सैलरी देने में पार्टनर्स को, ठीक है, पेमेंट्स. LLPs are required to file income tax returns annually and if their turnover crosses prescribed limits they must also get their accounts audited. ठीक है, तो LLP जो होती है वो रिक्वायर होता है, मतलब उनको ज़रूरत होती है कि वो इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, मतलब फाइल करते हैं, ठीक है, अगर उनका जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब साल की जो कमाई है वो एक लिमिट से ऊपर चली जाए तो फिर LLP को क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है, ठीक है. और अगर ज़्यादा हो तो उनका अकाउंट ऑडिट भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. कंक्लूजन, द टैक्सेशन फ्रेमवर्क ऑफ LLPs इज सिंपल, ट्रांसपेरेंट, फेवरेबल कंपेयर टू कंपनीज. ठीक है, कंपनी से तो लाख गुना अच्छा टैक्सेशन जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास किसका है, LLP बाबू का है. दिस क्लैरिटी एंड एडवांटेज इन टैक्सेशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स वाई LLPs आर बिकमिंग अ पॉपुलर चॉइस ऑफ बिजनेस फॉर्म इन इंडिया. ठीक है, ये इसका रीज़न है. तो सबसे पहली बात तो अभी यहाँ तक आ चुके हो तो यार एक बार कमेंट करके बताना. थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, बट अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है. बिजनेस लॉ है, धड़ाधड़ इसमें आपकी बैक आएगी 100% देखना बहुत सारे स्टूडेंट्स की. LLP एज हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप. अब ये तो कब से बता रहा हूँ कि एक हाइब्रिड है भाई. हाइब्रिड का मतलब होता है ये इधर कंपनी को लिया, ये इधर पार्टनरशिप को लिया, इन दोनों की हमने शादी करा दी और फिर शादी के बाद LLP जो हुआ इनका लड़का हुआ, क्या नाम रखा उसका, LLP. तो उसे हम हाइब्रिड ही बोलेंगे ना. एन LLP is often described as the hybrid business firm. It combines the advantage of both partnership and a company. दोनों के एडवांटेज को कंबाइन करता है. It was introduced under the LLP Act 2008. ये तो याद हो चुका है पढ़ के. To provide a flexible yet secure business model. ठीक है, फीचर सिमिलर टू अ पार्टनरशिप. देखो हमें यहाँ पे फीचर देखना जो सिमिलर हो पार्टनरशिप से और इस यहाँ पे फीचर देखना जो सिमिलर हो कंपनी से. ठीक है, अभी ये जो आंसर है, ये आंसर कुछ ऐसा नहीं था बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल जाए. एक सेकंड मैं इरेज कर देता हूँ वरना क्लियरिटी की जगह कुछ और ही मिल जाएगा यहाँ पे अगर ये कन्फ्यूज़न रही तो. फीचर सिमिलर टू पार्टनरशिप. द मैनेजमेंट ऑफ एन LLP इज बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स जस्ट लाइक इन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप. जो जितने भी मैनेजमेंट होता है, जितना भी जो भी काम होता है मैनेजमेंट का, वो उसी तरीके से किया जाता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ. म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब सबकी सहमति होती है. ठीक है, 4 लोग हैं तो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं तब जाके कोई परफॉर्मेंस किया जाता है, तब जाके कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है. समझ में आया, जैसे कि पहले ही पार्टनरशिप में होती है, मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप में. देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. अब भाई इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, आप जितने भी पार्टनर बना सकते हो, कोई बात नहीं, जितने बनाना बना लो. इंटरनल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिसाइडेड थ्रू द LLP एग्रीमेंट.
प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जो भी इंटरनल रूल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, जो कि ऑपरेशंस को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाती है, ठीक है। फीचर्स सिमिलर टू अ कंपनी। An LLP is separate legal entity distinct from its partner. It can own property, sue and be sued in its own name. कहने का मतलब है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी 50 बार बता चुका हूँगा, आपको बता रहा हूँ फिर से। ये बंदा है, इसने एलएलपी स्टार्ट की है, ये इसकी बिल्डिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट में आप बैंक में अगर बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे तो इसकी कंपनी का अलग एक बैंक अकाउंट होगा और इसका पर्सनल बैंक अकाउंट अलग होगा, ठीक है। मैं केस करूँगा इसके ऊपर, मेरे को घटिया क्वालिटी का माल देने के लिए, तो मैं इसकी कंपनी पे करूँगा। अगर मैं केस जीत जाता हूँ तो इसकी कंपनी बंद होगी, कंपनी पे एक्शन लिया जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर कुछ इसने कुछ इलीगली कर रखा होगा तो होगा, बट अगर कंपनी का केस मैं जीत जाता हूँ तो कंपनी का नाम खराब होगा, मतलब कंपनी डूबेगी, इसके पर्सनल एसेट्स नहीं जाएंगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, समझ में आया। द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे कंट्रीब्यूट, ठीक है। उतना ही लाइबिलिटी होती है जितना ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। देयर पर्सनल एसेट्स आर सेफ अगेंस्ट द बिजनेस डेट्स, उनके पर्सनल एसेट्स सेफ है। इट हैज़ परपीचुअल सक्सेशन, अब परपीचुअल सक्सेशन तो बता चुका हूँ। कंक्लूजन, दस LLP truly acts as a hybrid, making it an ideal structure for professionals, small businesses and startups who want the benefits the both of form of organization। दोनों का बेनिफिट चाहते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। अब देखो यार, वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और तो है, मतलब जो छूट रहा है बिजनेस लॉ में, अब कुछ छूट रहा है, इतना काफ़ी नहीं है, मेरे को और चाहिए। तो चलो भाई चलते हैं आगे, बहुत सारी चीज़ें। हाउ ऑडिटर्स एंड आर अपॉइंटेड इन एन LLP, ऑडिटर्स फर्स्ट अपॉइंटमेंट, किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना, मेरी एक बात याद रखना आप लोग, बिजनेस लॉ वालों, वैसे तो मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में पढ़ा चुका हूँ, ये चीज़ बता चुका हूँ कि कभी भी अगर आंसर आपको बड़ा ना आए, ठीक है, दिमाग में नहीं आ रहा भाई क्या लिखूँ वर्ड नहीं आ रहा क्या लिखूँ, एग्जाम्पल चेप के आओ, आंसर को बड़ा बना कर आओ, कोई नहीं रोकेगा वहाँ पे, कोई आपसे नहीं बोलेगा क्यों लिख रहे हो यहाँ पे आके, कोई स्कूल के टीचरों की तरह के नेता नहीं बनने वाला वहाँ पे। आप वहाँ पे आंसर बड़ा करने के चक्कर में एग्जाम्पल लिख के आओ, बिल्कुल, ठीक है। ऑडिटर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग LLPs, ठीक है। मतलब LLP को भी इंक्लूड करके, ऑडिटर इज नॉट ओनली फॉर LLPs, ऐसा मत समझना, बट यहाँ पे LLP का पूछा गया है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर्स इन एन LLP इज गवर्न बाई LLP एक्ट 2008, ठीक है। जो 2008 एक्ट है उसी के द्वारा, उसी के हेल्प से, मतलब उसी के बेसिस पे इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। होते कौन है, मतलब एक्यूरेसी को, रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, देखते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से चल रही है कि नहीं कर रही है। ऑडिट कहते हैं ना, जिसे ऑडिटर आ गया भाई, ऑडिटर आ गया, वही यहाँ पे ऑडिटर ही है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, ठीक है। ये ऑडिटर वाला कॉन्सेप्ट एक बार CS वालों से पूछना, या CMA वालों से पूछना। नॉट एवरी LLP इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन ऑडिटर, ठीक है। ऑडिट इज कंपलसरी ओनली व्हेन, ठीक है। सबको ऐसा ज़रूरत नहीं होती कि सारे LLP को एक ऑडिटर अप्लाई करना है, मतलब अपॉइंट करना है। कब जब एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला जाए, ठीक है। मतलब एनुअल जो टर्नओवर हो वो 40 लाख से ऊपर चला जाए, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स एक्सीड्स 25 लाख, या जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर ने वो 25 लाख से ऊपर चला जाए, तो हमारे पास होता है, तो ज़रूरत पड़ती है कि ऑडिटर होना चाहिए। इफ़ एन LLP falls below these limits, it can choose not to appoint an auditor। देखो यहाँ पे क्या बताया हमसे कि अगर इससे कम है तो आप नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आकर गवर्नमेंट नहीं बोलेगी कि भाई रखो, आपको जेल में ठूस देंगे, ऐसा नहीं बोलेगी। लेकिन अगर इससे ऊपर हुआ और आपने नहीं रखा, तब आगे ठूसेगी गवर्नमेंट आपको जेल में, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, द पार्टनर्स ऑफ द LLP अपॉइंट द ऑडिटर थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए भाई, हर काम के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट जरूरी है, चाहे आपका घर हो, चाहे मेरा घर हो, फैमिली हो, चाहे वो कंपनी हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट इज मस्ट फॉर द एवरी रिलेशन। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ एन कंपनी इज यूजुअली अपॉइंटेड बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले आपको कंपनी का एक फर्स्ट ऑडिटर, मतलब पहला ऑडिटर मतलब अपॉइंट करना है। अब फाइनेंशियल ईयर क्या है समझ में तो आया नहीं।
फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक, ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और कैलेंडर ईयर क्या होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द ऑडिटर्स इज अपॉइंटेड in subsequent years the auditor is appointed annually and if needed can be reappointed or replaced by the partners, ठीक है। अब जैसे जैसे ईयर बढ़ता जाएगा, अब जो मतलब जो ऑडिटर्स हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो रीअपॉइंट किए जाएंगे दूसरों को या रिप्लेस्ड कर दिए जाएंगे पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। अब ड्यूटीज़ क्या होती हैं भाई इनकी समझ लो जरा। द ऑडिटर एग्जामिन्स द बुक ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो एग्जामिन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को। वेरीफाइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, कमाई को खर्चे को देखते हैं। चेक्स कंप्लाइन विद लॉ, कंप्लायंस विद लॉ। कंप्लायंस विद लॉ का मतलब भाई वो कानूनन चल रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें इलीगल तो नहीं, मैटर कुछ और हो रहा है, ठीक है। एंड गिव्स एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यार रीडिंग करने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। दिस क्रिएट्स ट्रस्ट अमंग पार्टनर्स, क्रेडिटर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ठीक है। तो ये इसका जो भी रूल होता है, जो भी इसका रोल होता है, ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्रिएट करता है क्या, ट्रस्ट क्रिएट करता है पार्टनर्स के बीच में, क्रेडिटर्स के बीच में और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच में। क्या क्या होता है, क्या क्या देखा हमने, बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करता है, एग्जामिन करता है, वेरीफाई करता है इनकम को, एक्सपेंडिचर को देखता है कि भाई सारी चीज़ें हो रही कि नहीं सही से कानूनन, ठीक है, और अपना ओपिनियन देता है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है भैया, अरे भाई जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनता है ना, बैलेंस शीट साल के एंड में, वही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ लेना यार, ठीक है। हाउ एन LLP कैन बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट 2000। अब ये तो पहले ही पढ़ा था यार कि कैसे भाई वो पार्टनरशिप से कैसे हम LLP बनाते हैं वो पढ़ा था आपने। अब ये LLP कैसे बनती है अंडर LLP एक्ट 2020 के 2008 के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन LLP इज गवर्नड बाई, ये तो यार हर जगह इस लाइन में LLP वाले लाइन में हर जगह लिखा हुआ है। द प्रोसेस इज सिंपल एंड प्रोवाइड द LLP विद अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन, पहला है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट ऑब्टेन अ DSC फॉर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से साइन करने के लिए हम सारे ही पार्टनर्स के पास DSC होना चाहिए, ठीक है। ऑब्टेन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट अप्लाई फॉर DPIN सिमिलर टू डायरेक्टर्स डिन इन अ कंपनी। अब डायरेक्टर्स के पास डायरेक्टर्स डिन होता है, ठीक है, वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास क्या होगा, डिन, DPIN, मतलब जो भी कह सकते हैं, DPIN, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ ए नेम, अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज फॉर रिजर्वेशन ऑफ द LLP's नेम। अब क्या करेंगे हम, अपने मतलब रजिस्ट्रार को बोलेंगे अप्लाई करेंगे किसी नाम के लिए जो भी हमने सोच रखा होगा। द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग कंपनी और LLP, किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से या LLP से नाम उसका सिमिलर नहीं होना चाहिए। फिलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, सबमिट फॉर्म टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट along with the details of partners, address of registered office and LLP agreement। देखो यार ये प्रोसेस जो है बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है, बड़ा बड़ा करके आप पढ़ लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लीगल इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये भी बता चुके हैं ऊपर ही। हाँ अब देखते हैं, डिफाइन DPIN एंड डायरेक्टर डिन इन ईजी वर्ड्स। अब ये चीज़ मैंने आपके लिए तैयार की है, ये PYQ नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट समझ में आना चाहिए यार कि होता क्या है। हम 1 शॉट पढ़ रहे हैं पास होने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में भूल जाए। अ DPIN डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर given to every person who wants to become a designated partner in a LLP। बड़ा बच्चों वाला सवाल था, बड़ा बच्चों वाला आंसर था कि भाई वो सबको दिया जाता है जो बंदा, जो पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर बना था। ये तो पता था हमें, ये तो हमें पता है। सिमिलरली DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज गिवन टू अ पर्सन हु वांट्स टू बी डायरेक्टर इन कंपनी, फिर से वही बच्चों वाला आंसर। बोथ नंबर्स आर इशूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट इन इंडिया, कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, MCA के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। दोनों को ही DPIN हो चाहे वो DIN हो। पर्पस क्या होता है,
द पर्पज ऑफ दिस नंबर्स इज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द एक्शंस ऑफ पार्टनर एंड डायरेक्टर्स जस्ट लाइक एन आधार कार्ड आइडेंटिफाइज सिटीजन। जैसे आपके पास आधार नंबर है ना, आपके एक्शन को, आपके एक्टिविटी को देखने के लिए, मतलब आप कहाँ गए, मतलब आप इंडियन हो कि नहीं हो, आप फॉरेन मतलब कि कितना लोन है आपके ऊपर, या फिर आप फॉरेन टूर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें देखने के लिए ही आधार कार्ड होता है। उसी तरीके से उनके एक्शन पे आइडेंटिफाई करने के लिए उनके एक्शन को और ट्रैक करने के लिए ये नंबर दिए जाते हैं। ठीक है। अ DIN और DPIN आइडेंटिफाइज अ डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ठीक है। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपको कोई DPIN दिखा देना कल को, तो समझ जाना कि भाई वो कहीं ना कहीं का डेजिग्नेटेड पार्टनर है, और DIN दिखा दे तो डायरेक्टर है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे DPIN और DIN है। ठीक है। अब भाई प्राइवेट और पब्लिक कीज़ बहुत तगड़े सवाल हैं, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट हैं, समझ जाना, पहले ही बता रहा हूँ। प्राइवेट की और पब्लिक की आर टर्म्स यूज्ड इन अ फील्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल सिक्योरिटी। ठीक है। दीज आर मेनली यूज्ड इन सिक्योरिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशंस एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी देखना कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट होगा, यहाँ से। अब पब्लिक की इज एन ओपन लॉक। ठीक है। पब्लिक की जो है वो ओपन लॉक की तरह है, इट कैन बी शेयर्ड विद एनीवन। ठीक है। पीपल यूज़ योर पब्लिक की टू सेंड इनक्रिप्टेड मैसेज टू यू। ठीक है। मतलब एक पब्लिक की है कि ये एक ओपन लॉक की तरह है। ठीक है। आप ये किसी को भी शेयर कर सकते हो, और पब्लिक उसका यूज़ करके, उसी पब्लिक की का यूज़ करके लोग आपको मैसेज भेज सकते हैं। वो मैसेज जाएगा सिर्फ आपको, लेकिन वो होगा पब्लिक। मतलब जैसे ये एक कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, ये पासवर्ड मान लो, ये आपका नंबर मान लो, कह सकते हैं। ठीक है ये पब्लिक, पब्लिक है। ठीक है। आपने 20 लोगों को दे दिया। ठीक है, आपने 20 लोगों को दे दिया। अब इसका यूज़ करके लोग आपको मैसेज भेज सकते हैं, तो ये किसको जाएगा? इनक्रिप्टेड है, किसको जाएगा? आपके पास ही जाएगा ना। ठीक है। तो ये पब्लिक की हो गया ऐसे। अब प्राइवेट की इज अ लाइक अ सीक्रेट पासवर्ड और द ओनली की डेट कैन ओपन डेट लॉक। इट इज़ केप्ट सेव्ड बाई द यूज़र एंड इज़ नेवर शेयर्ड। अब प्राइवेट की क्या होता है? एक सीक्रेट पासवर्ड की तरह होता है। ठीक है। और ये कभी भी यूज़र के द्वारा शेयर नहीं किया जाता। ठीक है, सेफ रखा जाता है। कुछ समझ में नहीं आया यार, एग्जाम्पल देके समझाओ। अब ये भी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू डू ऑनलाइन बैंकिंग द बैंक यूजेज इट। ठीक है, इट पब्लिक एंड प्राइवेट की टेक्नोलॉजी टू सिक्योर योर ट्रांजेक्शन्स। द पब्लिक की इनक्रिप्ट द डाटा बट ओनली द प्राइवेट की कैन बी डिक्रिप्ट। कुछ भी समझ में नहीं आया, यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। डिफरेंस इन सिंपल पॉइंट्स, अब आपको डिफरेंस समझाता हूँ। पब्लिक की क्या होता है? शेयर्ड ओपनली विद अदर्स। ठीक है, बाकी सबको अदर्स मतलब सबके साथ शेयर कर सकते हैं। प्राइवेट की क्या होता है? केप्ट सीक्रेट एंड यूज्ड ओनली बाय द ऑनर, जो कि सिर्फ ऑन यूज़र क्या कहते हैं उसे, ऑनर के द्वारा यूज़ हो सकता है। टुगेदर दे इंश्योर सेफ कम्युनिकेशन एंड डाटा सिक्योरिटी। तो पब्लिक और प्राइवेट की में क्या डिफरेंस है कि पब्लिक की जो होता है वो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और प्राइवेट की नहीं कर सकते। वो बहुत ही सेफ रखना पड़ता है, और किसी के साथ मतलब शेयर भी नहीं कर सकते, और उसका एक्सेस भी नहीं दे सकते। समझ में आया? एक बार समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में बता देना ये। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग है यार। डिफाइन सब्सक्राइबर एंड हिज ड्यूटीज अंडर IT एक्ट, ऑल्सो डिफाइन IT एक्ट। ठीक है, अब IT एक्ट डिफाइन करने को नहीं कहा गया था, बट मेरी ड्यूटी ये है कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँ। सॉरी, नॉइज़ के लिए सबसे पहली बात तो ये। अ सब्सक्राइबर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 is a person in whose a name a digital signature certificate has been issued। सब्सक्राइबर क्या होता है? जिसके नाम पर, ठीक है, IIT एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग जिसके नाम पर, ठीक है, एक डिजिटल सिग्नेचर इशू किया गया हो, उसे सब्सक्राइबर कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अ सब्सक्राइबर इज समवन हु यूजेज अ डिजिटल सिग्नेचर टू साइन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स। मतलब किसी भी तरीके के सिग्नेचर्स या किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स पे साइन करने के लिए, या फिर अपनी आइडेंटिटी छोड़ने के लिए अगर एक बंदा डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करता है तो वो सब्सक्राइबर कहलाता है। ड्यूटीज़ क्या होती हैं इनकी? अ सब्सक्राइबर मस्ट यूज़ इट्स प्राइवेट की प्रॉपरली टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, एक सब्सक्राइबर को अपने प्राइवेट की का यूज़ करना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ही मस्ट कीप हिज प्राइवेट की सेफ एंड सिक्योर, ये तो हम देख चुके हैं। इफ़ द प्राइवेट की इज़ compromised और लॉस्ट, ही मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द सर्टिफाइंग अथॉरिटी।
ठीक है, ड्यूटी उसकी ये होती है, कर्तव्य उसका ये होता है कि अगर खो जाता है तो भाई आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी को बताओ जिसने आपको वो इशू करके दिया है। He should ensure that his digital signature is not misused by anyone. उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसके डिजिटल सिग्नेचर किसी के द्वारा मिसयूज़ ना किया जाए। अगर देखो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अगर ज़रूरत है तो आपको। डेफिनेशन ऑफ IT एक्ट इन ईजी वर्ड्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 is a law made by Indian government to give legal recognition to electronic records and digital signatures. It helps in regulating cyber crimes, online frauds, hacking, electronic transaction. In short, it is a law that governs online activities in India. सीधी बात है, लास्ट लाइन ने सब कुछ तबाह कर दिया, पूरा सिस्टम हैक कर दिया कि भाई एक कानून है जो ऑनलाइन एक्टिविटी को इंडिया में मतलब गवर्न करता है, देख रेख करता है, वो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। साइबर टेररिज्म क्या होता है भाई? तो साइबर टेररिज्म बहुत इजी है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है, इसे रीड करो। साइबर टेररिज्म क्या, साइबर तरीके से आपके साथ जो टेरर अटैक होता है भाई, हुआ था ना अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक PDF सा आ रहा था, एक डॉक्यूमेंट सा आ रहा था सबके पास, लोग उसे ओपन कर रहे थे और धज्जियाँ उड़ जा रही थी, लोगों की बैंक अकाउंट हैक हो जा रहा था, ये हो रहा है। इसे ही तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। डिफाइन, डिस्कस, जो भी करना है करो, ठीक है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। A wagering contract means an agreement between two parties where one party will win and the other will lose depending on the outcome of a future uncertain event. wagering contract का मतलब होता है, कहने का मतलब एक तरीके से जुआ। भाई तेरे और मेरे में शर्त लगी है कि ये रेस कौन जीतेगा, घोड़े का रेस कौन जीतेगा। अगर घोड़ा A जीतेगा तो तू B हार जाएगा, अगर B जीतेगा तो A हार जाएगा। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व हो और एक पार्टी जीतेगी और एक पार्टी हारेगी, ठीक है। द इसेंस ऑफ वेजर इज बैटिंग। बैटिंग सीधी सीधी बात है, बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इसे नाम से याद मत रखना, वेजरिंग ही समझना, बट मैं कह रहा हूँ ना आपसे, एक जुआ के जैसा एक बैटिंग टाइप होता है ये, शर्त लगाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू पीपल bet 1000 ऑन द आउटकम ऑफ ए क्रिकेट मैच, इट इज़ अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ड्रीम 11 इन सब पे जो सट्टा लगाया जाता है वो किस बारे में होता है कि भाई आप या तो चेन्नई सुपर किंग जीतेगी या तो मुंबई इंडियंस जीतेगी, ठीक है। तो एक ऐसा तो हो नहीं सकता कि टाई हो जाए, टाई होगा तब भी सुपर ओवर होगा, जाहिर सी बात है। तो एक ना एक हारेगा और एक ना एक जीतेगा, तो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, याद है क्या स्ट्रक्चर होता है इंश्योरेंस का? मतलब एक अंकल हैं, उन्होंने एक कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा कि अगर अंकल को कुछ हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस में तो कंपनी उन्हें सारे पैसे देगी, कुछ हो जाता है तब उन्हें सारे पैसे देगी। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इंश्योरेंस है वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो हम बताएंगे इनको, अभी अच्छे से बताएंगे। द क्वेश्चन इज वेदर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। एट द फर्स्ट ग्लैंस इंश्योरेंस ऑल्सो लुक लाइक बैटिंग बिकॉज द इंश्योरर प्रॉमिस टू पे मनी इफ एन अनसर्टेन इवेंट लाइक डेथ, फायर और एक्सीडेंट अकर्स, ठीक है। ये लगता हमें उसी की तरह है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह। क्यों? क्योंकि वो प्रॉमिस करता है कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा अगर ये सारी चीज़ें हुई, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा ही होता है कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा अगर ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है, और नहीं हुई तो तू मुझे देगा, ऐसा होता है ना। तो इंश्योरेंस में लगता तो वही है कि हाँ भाई इंश्योरेंस भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है। हाउएवर द मेन डिफरेंस इज डैट इंश्योरेंस आर बेस्ड ऑन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। इन इंश्योरेंस द इंश्योर्ड हैज़ एन इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग हिज लाइफ, property or goods. For example, if you insure your house against fire, you are protecting your property, not betting on fire. Wagering contracts are purely speculative, while insurance contracts are for protection. इंश्योरेंस भाई प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब आप अपने घर को बचाने के लिए इंश्योरेंस करवाए हो। ये नहीं बोले हो कि भाई एक काम कर, अगर मेरा तू घर जला देगा ना, ये भूकंप से मेरा घर गिर जाएगा ना, तो तू मुझे पैसे दियो, ठीक है, मैं तुझे पैसे दूंगा अगर शर्त लगाते हैं भूकंप से गिर। ऐसा तो नहीं है, आपका घर बचेगा, ठीक है, और अगर गिर गया तो वो कंपनी आपको पैसे देगी। मतलब पूरी तरीके से इंटरेस्ट बेस्ड है, आपके फ़ायदे का काम है यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी तरीके की अनसन सिचुएशन होती है तो कंपनी आपको पैसे देगी। तो इसी के साथ कंक्लूजन निकालते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, हैव अ जेन्युइन पर्पस ऑफ सेफ गार्डिंग लॉस, ठीक है, जेन्युइन पर्पस होता है इसके पीछे, ठीक है। कोएर्सियन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? अगर जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चले गए ना, वीडियोस नहीं देख रहे, यहाँ तक वीडियो यहाँ तक नहीं पहुँचे, तो 100% है वो आकर मेरी वीडियो पे पक्का कमेंट करने वाले हैं या बोलने वाले हैं कि कुछ भी नहीं आता यहाँ से। तो क्यों?
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोercion क्या होता है? अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोercion मीन्स एक सेकेंड, हाँ, मीन्स यूजिंग फोर्स, थ्रेट्स और अनलॉफुल प्रेशर टू मेक अ पर्सन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कोercion मतलब होता है कि आप एक पर्सन को थ्रेट दे रहे हो, मतलब धमकी दे रहे हो, अनलॉफुल प्रेशर डाल रहे हो, उसको धमकी देकर बोल रहे हो कि भाई मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर। मैंने बताया ना, राजा वाला, एक पर्सन को, एक गरीब लोग को, गरीब आदमी को धमकी दिया जा रहा है कि तू बेचेगा कैसे नहीं, तू बेचेगा अपनी ज़मीन मुझको। तो ये होता है कोercion, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ ए थ्रेटेंस टू बी's फैमिली टू हार्म बी's फैमिली अनलेस बी सेल हिज लैंड। देखो वही बात है कि अगर ए ने बी को धमकी दी कि तेरी घर में घुस के तेरे बच्चों को मार दूंगा अगर तूने मेरे को लैंड नहीं बेचा, ये होता है द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अंडर कोercion। प्रेशर के अंडर, एक धमकी के अंदर, तो वो होता है कोercion। अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स यूजिंग अ पोजिशन ऑफ पावर और ट्रस्ट अथॉरिटी टू अनफेयरली इन्फ्लुएंस अदर पर्सन इनटू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर वाले में क्या था, भाई आपके पास कोई पावर नहीं है, आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, आप बस अपने ऊपर ही, अपने पे डिपेंड होके उसको धमकियाँ दे रहे हो या उसकी फैमिली को हार्म पहुंचाने के लिए धमकी दे रहे हो, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस में, मतलब एक बंदे को आप अपने पावर का, आप अपने पोजीशन का, आप अपने मतलब अथॉरिटी का, पावर का फ़ायदा उठा के उसको बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, भाई अब मान लो कोercion, मैंने एक बंदे को धमकी दी कि अगर मेरे को लैंड नहीं बेचा ना तो तुझे जान से मार दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ धमकी दे दी मैंने उसे। लेकिन उसने नहीं बेचा, ठीक है, उसने मुझे समझ लिया, उसने मुझे हल्के में ले लिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा 5 साल बाद चुनाव लड़ने और मैं उस एरिया का विधायक बन जाऊँगा। अब विधायक जी अपने पावर का इस्तेमाल करके रोज़ उसके घर पुलिस भेजूंगा और उसको परेशान करूँगा। भाई तब तो डर के मारे वो परेशान हो गए, कहीं ना कहीं वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस वो होता है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ डॉक्टर कन्विंसेस हिज सिक पेशेंट टू सेल प्रॉपर्टी एट अ वेरी लो प्राइस, इट्स अ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। मतलब एक बीमार आदमी को बोल रहा है कि तू भाई मेरे अपना जो प्रॉपर्टी है वो मुझे बेच दे बड़े लो कॉस्ट में, ठीक है, तभी मैं तुझे बचाऊंगा वरना मार दूंगा। तो ये होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, समझ में आया। डिफरेंस क्या होता है, इन कोercion फिजिकल फोर्स और अनलॉफुल थ्रेट्स आर यूज, वेयर एज इन अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटल प्रेशर और मिस यूज ऑफ अथॉरिटीज अप्लाइड, ठीक है। उसमें फिजिकल फोर्स, उसमें आके मार भी देगा, जान से मार देगा, ठीक है, कोercion में। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होगा, बस मैं पुलिस भेज रहा हूँ ना, मैं तेरे को मेंटल प्रेशर दे रहा हूँ, मारा तो नहीं मैंने तेरे को आके। एक्सेप्टेंस क्या होता है, इतने देर से भाई बताओ, ये वाला पेज मैंने गलत ऐड कर दिया, उसे पहले ही ऐड करना चाहिए था, कोई बात नहीं। एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब भाई सेक्शन कैसे याद रखें, मत याद रखो ना, कौन बोल रहा है याद रखने को, कोई मत याद रखो। इट मीन्स व्हेन द पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड एग्रीज टू दैट प्रपोजल, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इट मीन्स व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, ठीक है, इट एग्रीज टू डैट प्रपोजल। मतलब एक बंदा है जिसको मैंने कोई प्रपोजल दिया, प्रपोजल यार मतलब ऐसा प्रपोजल नहीं कि किसी और तरीके का, मतलब ऑफ़र दिया, ठीक है, कि भाई ले मेरा पेन ले ले और मुझे अपना जूता दे दे, ठीक है। तो ये प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट कर लिया, एग्री हो गया, कह सकते हैं एग्री हो गया, तो ये होता है एक्सेप्टेंस। इस प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्रिएट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, समझ में आया। मतलब बांध देता है दो पार्टीज को, भाई मैंने प्रपोजल दिया, तूने एक्सेप्ट कर लिया, लो बन गई रिलेशनशिप। लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाई पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, ठीक है। मतलब एक्सेप्टेंस उसी के द्वारा दिया गया हो जो जिसको मैंने प्रपोजल दिया है, ठीक है, जिसको मैंने ऑफर दिया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि राहुल तू मेरा पेन ले ले, ठीक है, और जूता दे दे मुझे अपना, ठीक है, मैंने उसे प्रपोजल दिया इस चीज़ का, मैंने उसे ऑफर दिया। अब राहुल का फ्रेंड आके मुझे बोल रहा है कि हाँ भाई हाँ चल ठीक है, तू वो तुझे पेन जूता दे देगा, तू उससे पेन दे दियो। तो भाई ये क्यों बीच में मंत्री बनने आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑफर दिया है राहुल को। अगर वो मुझे जब तक एक्सेप्टेंस खुद नहीं देगा, वो एक्सेप्टेंस लीगल ही नहीं होगा, सीधी बात है, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, नो चेंजेस और कंडीशंस अलाउड, ठीक है। एक्सेप्टेंस में किसी तरीके के चेंजेस या फिर मतलब कंडीशंस नहीं होने चाहिए, समझ में आए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, ठीक है। साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस, ठीक है। मतलब देखो सीधी सीधी बात बताता हूँ, अब मैंने उसे ऑफर दिया है, ठीक है, मैंने उसे ऑफर दिया है और सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें एक्सेप्टेंस के बारे में मैं उसे बताऊँगा,
फिर वो भी मुझे बताएगा अगर एक्सेप्ट करेगा तो। अब हम दोनों चुपचाप अपने एक्सपेक्टेशंस को, क्वेश्चंस को मन में रख के अब सोचेंगे कि भाई ये मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगा, तो फिर एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा वो, ठीक है। Acceptance must be given in the mode prescribed by the offerer. If no mode is prescribed, it should be reasonable. ठीक है। Acceptance must be made within reasonable time. अब भाई एक्सेप्टेंस है, मैंने उसे बोला कि भाई ले तू मुझे कल तक सोच के बता दियो। अब उसने कल तक सोच के बताया नहीं, राहुल ने कि पेन चाहिए नहीं चाहिए, परसों सोच के बता रहा है, तो इसे एक्सेप्टेंस कहेंगे, वैलिड एक्सेप्टेंस कहेंगे? नहीं नहीं, इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो टाइम के अंदर ही होना चाहिए। Once acceptance is given, it cannot be revoked after communication reaches the offer. ठीक है, एक बार एक्सेप्टेंस हो गया तो वो दोबारा नहीं हो सकता, ख़त्म। ठीक है, ये एग्जाम्पल पढ़ लेना यार, कितना एग्जाम्पल पढ़ के बताओ, ये हो चुका है। तो मैं बताता हूँ। विसल ब्लोइंग मीन्स व्हेन एन एम्प्लॉय, पार्टनर और ए मेंबर ऑफ एन LLP इन्फॉर्म्स द अथॉरिटी अबाउट फ्रॉड, मिसकंडक्ट और इलीगल एक्टिविटीज हैपनिंग इनसाइड द LLP। अब मेरी LLP चल रही है, ठीक है, बढ़िया LLP चल रही है, बढ़िया इलीगल काम कर रहा हूँ, कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ मैं अपने LLP में, ठीक है, और उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय को चुल मची, एक एम्प्लॉय ने सोचा वो बहुत महात्मा गांधी बनेगा और उसने जाके अथॉरिटी को बता दिया, तो वो है विसल ब्लोइंग। इस प्रोसेस को कहते हैं विसल ब्लोइंग, और वो जो महात्मा गांधी बना है उसे हम कहेंगे विसल ब्लोअर। प्रोटेक्शन अंडर LLP एक्ट 2008। अब भाई मैं इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, मेरे पास होगा माल, ठीक है, पैसे होंगे मेरे पास होगा पावर, ठीक है। अब मैं उस महात्मा गांधी को कुछ ना कुछ तो बोलूँगा ही, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही, तो प्रोटेक्शन भी दिया गया है एक्ट में कि भाई उसे कुछ नहीं कर सकता कोई। अ पार्टनर और एम्प्लॉय कैन रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट रॉन्ग प्रैक्टिसेस टू द रजिस्ट्रार, वो कर सकता है, ठीक है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस के बारे में। द एक्ट प्रोटेक्ट्स विसल ब्लोअर्स का मतलब वही महात्मा गांधी, फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड, डिमोटेड और हैरेस्ड और पनिश्ड बाय द LLP। अब मुझे आया गुस्सा, मैं कहूँगा कि भाई तू काम कर, तू ज़्यादा महात्मा गांधी है, तू काम कर, तू जा चरखा चला, मतलब अपने घर में बैठ, ठीक है, ये मैं कहूँगा LLP का मालिक। लेकिन एक्ट मुझे आके डंडा मारेगा, बोलेगा ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है, आप ना उसे रिमूव कर सकते हो, ना उसे हैरेस्ट कर सकते हो, ना कंपनी में किसी तरीके का अजीब बिहेव कर सकते हो उसके साथ। Even if a whistleblower has violated some minor internal policy, he is protected if intention was to report fraud or illegality. कहने का मतलब ये है, मेरी कंपनी का ये पॉलिसी थी भाई कि बाहर जाके किसी को बकना नहीं है मेरी कंपनी के बारे में, बट उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरी इंटरनल पॉलिसी ब्रेक कर दी, वायलेट कर दी, तो भी एक्ट उसे प्रोटेक्ट करेगा, एक्ट उसके इंटेंशंस को समझेगा कि उसने फ्रॉड बचाने के लिए, मतलब फ्रॉड बताने के लिए ये सब किया है, तो प्रोटेक्शन मिलेगी भाई एक्ट इसको, विसल ब्लोअर को। इंपॉर्टेंस क्या है? दिस प्रोविजन बिल्ड्स ट्रांसपेरेंसी, प्रिवेंट्स मिस यूज ऑफ द LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू एम्प्लॉयज़ पार्टनर्स टू रेज कंसर्न विदाउट फियर। तो ये भाई LLP के एम्प्लॉयज़ को, मेंबर्स को ये प्रोटेक्शन देता है कि भाई आप अपने एक प्रॉब्लम बता सकते हो अगर कुछ होता है तो। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP, चेंज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ LLP। ये देखो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस है, आराम से अपना समझो, ठीक है। 4 लाइन के प्रोसेस है, और 4 लाइन के प्रोसेस को 4 लाइन में ही मत लिखाना, ठीक है भाई, ये पहले ही बता रहा हूँ, वरना फिर आके कहोगे कि ऐसी ऐसी बातें मेरे फेल कर दी। नहीं, ये 1 लाइन का है, ठीक है, 1 लाइन का एग्जाम्पल चिप के आना, 2 लाइन का एग्जाम्पल चिप के आना, जितना दिमाग में आए भर के आना, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्मॉल LLP क्या है भाई? स्मॉल LLP इज ए स्पेशल कैटेगरी इंट्रोड्यूस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2021 अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। कंट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सीड 2000, मतलब 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 करोड़ बाई गवर्नमेंट, ठीक है। टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। एक स्मॉल LLP की बात बता रहा हूँ, एलिजिबिलिटी, ठीक है। दीज LLPs enjoy लेसर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स एंड रिड्यूस्ड फिलिंग फीस, ठीक है। ये जो LLPs होती हैं ये काफ़ी कंप्लायंस का झंझट और ये सारा माथा पेची बहुत ही कम फेस करती हैं। अच्छा, 25 लाख, 1 सेकेंड यार, पेन बंद हो गया, हाँ, 25 लाख, 1 सेकेंड, हाँ, 25 लाख और 40 लाख की बात LLP से जुड़ी हुई एक और चीज़ में बताई थी मैंने आपको, वो कौन था? वो थे ऑडिटर भाई साहब, कि अगर ये चीज़ इतना, मतलब 25 लाख कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा होता है और 40 लाख से टर्नओवर ज़्यादा होता है, तभी आपको ऑडिटर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एजेंसी बाई रेटिफिकेशन, ये क्या होता है? समवन ए पर्सन एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट
authority. If letter the concerned person accept or approve the act, it is called agency by ratification. कुछ समझ में नहीं आया यार क्या बोला इसने. A, मान लो कोई A बंदा है, without authority buys goods on behalf of B. If B letter accepts this purchase, it becomes valid. B is said to have ratified as AS act. ठीक है, अब समझाता हूँ मैं आपको. जैसे आपने किया होगा कि गांव में जाते हो ना भाई, दादाजी के नाम से दुकान से क्या करते हो, दुकान से कुछ चीज़ खरीद लेते हो. दुकान पे तो दादाजी के नाम का, पापा का नाम का काफ़ी चर्चे चलते हैं, तो उधार दे भी देता है वो. ठीक है, तो खरीद लेते हो, कोई बात नहीं. अब बाद में दादाजी को ही पता चलता है तो दादाजी आपको गोली थोड़ी मारेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई खरीद लिया ना, चल कोई बात नहीं. ठीक है, तो यही होता है कि इसी को कहते हैं एजेंसी बाई रेटिफिकेशन. मतलब मैंने किसी और के कंसेंट के बिना, ठीक है, कोई चीज़ खरीद ली है, ठीक है, लेकिन बाद में उस पर्सन को पता चला, उसने एक्सेप्ट कर लिया इसको. पिछले जितने भी अभी मैंने ये एक्सटेंशन ऑफ या फिर ये अनपेड सेलर, ये मैं आपको पिछले भी क्वेश्चन में डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया. ठीक है, तो ऑफेंड मत हो जाना. डॉक्ट्रिन ऑफ सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये भी डिफाइन कर चुका हूँ भाई, क्या होता है क्या नहीं. और यहाँ मैंने, अच्छा हाँ, एक चीज़ समझ में आ गई आपके लिए. एक और चीज़ की है मैंने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ है ना, तो उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है. इंग्लिश का मतलब जो व्हाट्सअप में हम लोग यूज़ करते हैं ना लैंग्वेज, उसमें लिख रखा है भाई. आराम से जाओ, पढ़ो और मज़े करो. ठीक है, पढ़ो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ क्या, कब और किस कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. साइट अपॉन क्वांटम मेरिट, ये क्या होता है? Meaning, quantum merit means as much as earned. If a person is partially performed and then become impossible or is prevented by other party, the person who has performed claim payment for the work done. मैंने बताया था ना सखाराम वाला, ठीक है, सखाराम वाला केस बताया था ना, और वीडियो वाला केस बताया था ना. ये बोलता है मेरी सोसाइटी में कलर कर दे, ये बोलता है ठीक है 2 लाख रुपए का कलर कर दूंगा. ठीक है, ये बोलता है ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया. ठीक है, बट होता क्या है कि भाई इसने 1 लाख रुपए का काम किया. ठीक है, 1 लाख रुपए का काम किया, अब इसे लग रहा है कि इम्पॉसिबल हो गई चीज़ें. ठीक है, या मान लो कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो गया पूरा होना. ठीक है, या फिर किसी और पार्टी की वजह से नहीं कर रहा काम. ठीक है, इसने 1 लाख का ही काम किया अभी तक, अभी 1 लाख का काम बाकी है. तो ये क्या कर सकता है, ये बोल सकता है कि भाई मेरे 1 लाख रुपए तो दो, पार्सली परफॉर्म जो मैंने किया है, जितना मैंने काम कर दिया उतना तो दो. ठीक है, पूरा नहीं मांग रहा, पर जितना काम किया उतना तो दो. ठीक है, वो होता है हमारे पास क्या, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट. ठीक है, बेलमेंट एंड प्लेज. बेलमेंट पता है आपको क्या होता है, और प्लेज की बात कर लेते हैं. अ टाइप ऑफ बेलमेंट, ये बेलमेंट का ही टाइप होता है, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, पॉनिंग गोल्ड ज्वेलरी टू अ बैंक. ठीक है, मतलब एक लोन, गिरवी, ये भाई गिरवी होता है. ठीक है, धोबी को कपड़े दे के जा रहे हो, धोबी को कपड़े दे रहे हो, आप बेलर हो, वो बेली है, तो ये दिस इज कॉल्ड बेलमेंट. बट प्लेज क्या होता है कि वो बेलमेंट का टाइप होता है जिसको हम सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, लोन के लिए. ठीक है, मतलब लोन के ऊपर सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, की डिफरेंस क्या होता है, की डिफरेंस का मतलब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये समझा रहा हूँ. इन बेलमेंट गुड्स आर फॉर यूज सर्विस. ठीक है, इन प्लेज गुड्स आर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट. गिरवी, ठीक है भाई, पेमेंट दूंगा तो तुम्हें सामान दे देना. और ये होता है कि तुम धो पहले, तुम अच्छे से कपड़े धो, तुम मैकेनिक हो, तुम स्कूटर तो बनाओ, ये चीज़. ठीक है, सब एजेंट और सब्सटीट्यूट एजेंट क्या होता है. सब एजेंट अपॉइंटेड बाय मेन एजेंट अंडर हिज कंट्रोल, ही वर्क्स फॉर एंड अंडर द एजेंट. एग्जाम्पल, अ ट्रेवल एजेंट हायर असिस्टेंट टू बुक टिकट्स. ठीक है, सब्सटीट्यूट एजेंट अपॉइंटेड डायरेक्टली फॉर द प्रिंसिपल विद कंसेंट, ही वर्क्स इंडिपेंडेंटली फॉर द प्रिंसिपल. सब एजेंट का मतलब होता है मैं हूँ, मैं अभी यूट्यूब पे अपनी खुद की वीडियोस खुद ही बना रहा हूँ. ठीक है, मैंने एक बंदा रख लिया जो मेरे लिए वीडियोस बनाता है मेरे चैनल पे, या फिर एडिट करता है, तो वो मेरा सब एजेंट हो गया. ठीक है, सब एजेंट हो गया. अब कल को मैं एक नया यूट्यूब चैनल खोलता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम को पढ़ाने के लिए. ठीक है, तो वहाँ पर मैंने एक बंदा रख दिया जो कि पूरा यूट्यूब चैनल हैंडल करता है इंडिपेंडेंट होके. ठीक है, पूरा तरीके से अपनी मनमानी करता है. तो सब्सटीट्यूट एजेंट वो हो गया, और ये जो बंदा मैंने रखा हुआ अपने लिए वो सब एजेंट हो गया. ठीक है, एक सेकंड, कितने पेजेस बाकी हैं, एक छोटा सा पेज ही बाकी है, बस पढ़ लेते हैं जल्दी से. इंडेमनिटी और गारंटी क्या होता है. इंडेमनिटी होता है वन पार्टी प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द अदर फ्रॉम लॉस, ये इंडेमनिटी है, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, गारंटी होता है अ थर्ड पार्टी प्रॉमिसेस टू रीपे डेट इफ द बोरोवर फेल्स. गारंटी मतलब आप गए किसी से लोन लेने के लिए, किसी बैंक से लोन लेने के लिए, आपने किसी और को गारंटर बना दिया. ठीक है, उसने गारंटी दे दी, तो वो क्या हो गया, वो एक गारंटी की तरह हो गई कि अगर ये बंदा नहीं दे पाया ना, अगर अमन नहीं दे पाया,
तो इसके पैसे मैं दूंगा, ठीक है। मतलब मेरा जो दोस्त है गारंटी लेगा, वो पैसे देगा अगर अमन नहीं दे पाया तो, ठीक है। मतलब एक थर्ड पार्टी वो प्रॉमिस करेगा कि मैं आपके उधार चुकता करूँगा अगर आप फेल हो गए तो, ठीक है। समझ में आया? जैसे पेरेंट्स गारंटी चाइल्ड एजुकेशन लोन, पेरेंट्स होते हैं गारंटर चाइल्ड एजुकेशन लोन के, ठीक है। इंडेमनिटी क्या होता है? प्रॉमिस होती है प्रोटेक्ट करने की किसी और को लॉस से, ठीक है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल, देखो जितने भी बता रहा हूँ ना ये शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट पक्का आएंगे आपके पेपर में। सेल, ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। सेल का मतलब होता है भाई मेरे पास हाथ में ये पेन है, ठीक है, ये लो आप लो और 5 रुपये मुझे दे दो। ऑनरशिप जो है वो उसके पास चली गई तुरंत के तुरंत, ऑनर से सेलर से बायर की तरफ, ये होता है सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप विल हैपन इन द फ्यूचर अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। अभी कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है भाई, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि ऑनरशिप जो है मालिकाना हक है किसी चीज़ पे, वो आगे ट्रांसफर होगी फ्यूचर में, किस पे? फुलफिलमेंट, मतलब कुछ कंडीशन पूरी होगी। तो कौन सी कंडीशन? अब भाई बताओ, अगर कोई सामान बेचोगे तो कंडीशन क्या होगी? पैसे पूरे मिलने चाहिए, टाइम पे मिलने चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो इसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन वन पार्टी रिफ्यूजेस्ट और फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ अ ब्रीच, ठीक है। ब्रीच क्या होता है? मतलब अगर एक पार्टी फेल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में या पूरा करने में, इसे ब्रीच कहते हैं। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ऑन द ड्यू डेट, ठीक है। मतलब जिस डेट पे होना चाहिए था वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा, उसी डेट पे वो ब्रोक हो गया, हुआ ही नहीं, तो ये एक्चुअल होता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच, व्हेन अ पार्टी डिक्लेयर्स इन एडवांस डेट इट विल नॉट परफॉर्म। देखो मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल और इसमें, क्योंकि आप आंसर अच्छे से लिख पाओ, एक लाइन का आंसर तो लिखोगे नहीं। मान लो मैं गया उससे बोला कि भाई तू मेरा बिल्डिंग बना दे, मेरा घर बना दे, 2 महीने में बना देगा? उसने बोला बना दूंगा 2 महीने में। अब 2 महीने बाद जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा काम तो रेडी नहीं है। बोला भाई उसने मुझसे बोला कि सर प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए, अभी काम रेडी नहीं है, आप 5 दिन का और टाइम दे दीजिए। तो उस टाइम पे ड्यू डेट है वो, ठीक है, उस टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो ये होता है एक्चुअल ब्रीच। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब वो 2 महीने का टाइम लेकर 1 महीने में मेरे पास आया तो बोला कि भाई मेरे पास हो नहीं सकता है, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर नहीं सकता, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बता चुका हूँ, नहीं गुड्स बताएं। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच डिपेंड्स ऑन अ हैपनिंग ऑफ और नॉट हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। वही चीज़ सेम है गुड्स की तरह है, वो भी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड था, ये भी फ्यूचर के इवेंट पे डिपेंड है, ठीक है। ए प्रोमिसेस टू पे 50,000 इफ बीज हाउस इज डिस्ट्रॉयड बाई फायर। अगर बी के घर में आग लगती है तो ए देगा 50,000 रुपये। अच्छा, जैसे आपके कई सारे नेता ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो कई बार ऐसा कहते हैं आपसे, अगर आप मतलब हेल्प मांगने जाते हो या फिर दोस्त ऐसे होते हैं कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, तो क्या बोलेंगे? तू कर ना आगे से, मैं हूँ पीछे से। मतलब अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये पता नहीं, बट वो कहते हैं ना कि आएंगे। तो ये होता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो डिपेंड होता है फ्यूचर में होने वाली इवेंट के ऊपर, ठीक है। ज़रूरी नहीं वो हो, बट होने वाली इवेंट के ऊपर डिपेंड होता है। समझ में आया? एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये देखो दोनों इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई साहब, इतनी इजी तरीके से कोई नहीं बताने वाला। अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, केस स्टडी जिसे कहते हैं। केस स्टडी भी आएगा एक। हर्ष प्रॉमिस करता है अपनी बीवी को 10,000 रुपये देने का हर हफ्ते, ठीक है, हर हफ्ते महीने, हर महीने 10,000 रुपये देगा, ठीक है, फॉर हर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? डज राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन इन एनी वे अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? मतलब कहने का मतलब है कि यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है, या हम राइटिंग या रजिस्ट्रेशन कराए किसी भी तरीके से तो क्या ये वैलिडिटी को अफेक्ट करेगा? पढ़ लेते हैं। हर्ष प्रॉमिस टू पे 10,000 पर मंथ टू हिज वाइफ सुनीता फॉर हर मेडिकल ट्रीटमेंट। सुनीता नाम, अच्छा क्वेश्चन में भी लिखा है, सॉरी। इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। मतलब भाई इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? दिस इज बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप थोड़ी है, पर्सनल, भाई मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इसमें क्या। अब वो थोड़ी बोलेगा कि तुम मुझे नहीं दोगे ना तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी क्योंकि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ऐसा थोड़ी था। बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का मामला है। सच प्रोमिसेस आर कंसिडर्ड डोमेस्टिक और मोरल अरेंजमेंट्स, ठीक है, ये डोमेस्टिक या मोरल अरेंजमेंट्स है, प्यार है उन दोनों का, तो इसीलिए ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट लीगल कॉन्ट्रैक्ट।
ऑल्सो सुनीता इज़ नॉट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है, कंसिडरेशन ही नहीं है, उसको कुछ देना चाहिए रिटर्न में। सो द प्रॉमिस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अब सुनीता को उसे प्रोटीन का डब्बा ला के देना चाहिए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, तो मुझे उसके पैसे दो, मैं तुम्हें प्रोटीन का डब्बा दूंगी। तो ये होता है कंसिडरेशन और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इवन इफ दिस प्रॉमिस इज रिटन और रजिस्टर्ड, अगर उन्होंने एक लिख लिया ना एक रजिस्टर में, तब भी इट स्टिल वॉन्ट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बिकम रजिस्ट्रेशन, मतलब भले ही वो लिख लें, ठीक है, भले ही वो लिख लें या रजिस्टर कर लें, तब भी वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और राइटिंग कैन नॉट मेक अ सोशल अरेंजमेंट लीगली बाइंडिंग, लिखना हर चीज़ को लीगली नहीं बनाता, मतलब आपको लीगल तरीके से नहीं बांधता, ठीक है। बचपन में कहते थे ना कि चल ठीक है लिख के बता, मैं साइन करता हूँ, लिख के देता हूँ तो फेल हो जाएगा, तो क्या लीगल हो गया वो, पुलिस के पास ले जाऊँ मैं? ऐसा नहीं होता ना। A husband executed a registered document in favor of his wife after referring to the quarrels disagreement between them। अच्छा ये क्वेश्चन है, एक सेकंड यार, मैं तो इसे वही सोचूं कहाँ से आ गया ये, एक सेकंड यार। A husband executed a registered document in favor of his wife, ठीक है, आफ्टर रेफरिंग टू द क्वेरल्स एंड डिसएग्रीमेंट, ठीक है। एक हस्बैंड है, उसने एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाया अपनी वाइफ के फेवर के लिए, ठीक है। बिटवीन देम ही प्रॉमिस्ड टू पे हर सेपरेट मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस, ठीक है, मतलब उसने बोला कि भाई तुम अलग हो जाओ मेरे को, मैं तुम्हें पैसा देता रहूँगा, जस्ट लाइक डिवोर्स, ठीक है। ऑन हिज फेलियर टू पे हिज वाइफ स्यूज हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, विल सी सक्सीड। अब भाई फेल हो गया बेचारा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन वाइफ ने क्या किया, उसे कोर्ट में घसीट दिया। इन दिस केस द वाइफ विल सक्सीड। बहुत ही दर्दनाक चीज़ यहाँ पे बोली है आंसर ने कि इस केस में वाइफ जो है वो सक्सेस हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज द सिचुएशन शोज अ क्लियर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है कि भाई, मतलब प्रॉमिस भी किया गया कि हाँ मैं आपको दूंगा, मतलब जो आपको मेंटेनेंस दूंगा अलग, ठीक है। तो क्लियर इंटेंशन दिख रहा है कि क्रिएट लीगल रिलेशनशिप क्रिएट की गई है। Unlike normal domestic promises made out of love or affection, this agreement was made after quarrels and separation। भाई लड़ाई हुई है, प्यार खत्म हो चुका है, प्यार होता तो मान लेता मैं, ठीक है। एंड द हस्बैंड promised to pay for her maintenance and residence through a registered document। तेज बन रहा था ज़्यादा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा दिया। दिस इंडिकेट द बोथ पार्टीज अंडरस्टूड देयर रिलेशनशिप एंड हैड चेंज फ्रॉम डोमेस्टिक टू लीगल। अब वो लीगल बनाना चाह रहा था। एंड द हस्बैंड्स प्रॉमिस वॉज मीन टू बी पेंडिंग। अब वो बंदा फंस गया, अब उसे देना पड़ेगा एलिमनी, और क्या एलिमनी, ख़त्म। तो इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म और आपका बिजनेस लॉ भी ख़त्म। एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉन्सेप्ट, एक नहीं यार एक की बात नहीं करूँगा, अगर एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ से आ जाए ना, वैसे तो पूरा पेपर ही यहीं से आएगा, आ जाए ना तो मुझे बता देना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना तो फोड़ के आओगे, आपके 9 CGPA नहीं आ गए ना इस चक्कर में, मतलब सॉरी A+ ग्रेड कह रहा हूँ, A+ ग्रेड नहीं आया ना तो मुझसे कहना फिर। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो यार, ये PDF मिल जाएगी, ठीक है, और भी चैप्टर्स जितने भी है सारे आते रहेंगे, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब आपका है ही, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।